देखो, जब हम एक्टिव की बात करते हैं और पैसिव की बात करते हैं, तो एक्टिव में मैंने बताया, एक्टिव में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट लिखते हैं और एक्टिव वर्ब्स का जो स्ट्रक्चर है ना, वो मैंने आपको टेंस में करवा दिया है। अभी सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब लगाते हैं। आई बात समझ में? ये नहीं है, यानी कि उस समय हमारा मेन फोकस क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। ठीक है, और उसकी एक्टिविटी भी होती है। ठीक है, लेकिन पैसिव में मेन हमारा फोकस होता है एक्टिविटी पे। मेन फोकस किस पे होता है, एक्टिविटी पे होता है। ठीक है, तो पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है ना, वो कभी भी डूअर नहीं होता। पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो कभी भी डूअर नहीं होता। जैसे मैं एक सेंटेंस बताना चाहता हूँ। तो एक बार ये सेंटेंस डाला हुआ था उन्होंने, पता नहीं 2017 की बात है ये। तो ज़्यादातर बच्चों ने क्या लगा के आए, इस तरह, डिस्कवर्स, बी में था हैज डिस्कवर्ड, कवर्ड, सी में क्या था, हैड डिस्कवर्ड, उसमें तो खैर 4 ही ऑप्शन थे, लेकिन मैं यहाँ 5 दे देता हूँ। डिस्कवर्ड, तो ज़्यादातर बच्चे डिस्कवर्ड लगा के आए, क्योंकि उन्होंने ये तो पढ़ा ही है, कोलंबस डिस्कवर्ड द अमेरिका। ठीक है, और उससे पहले जो है ना दूसरा सेंटेंस आया हुआ था, उसमें डिस्कवर्ड लगना था, तब वो हैज डिस्कवर्ड लगा के आए थे। तो ज़्यादातर बच्चों ने ये वाला आंसर लगा के आए। अब और बच्चे ही नहीं, यूट्यूबर भी, ज़्यादातर यूट्यूबर क्या आंसर दे रहे थे, डिस्कवर्ड। ठीक है, मेरे स्टूडेंटों के साथ खुद बहस हुई यहाँ पे, वो बोलते कि भी सर सारे यूट्यूबर दे रहे डिस्कवर्ड दे रहे। मैं कहा बात ही नहीं, सारे यूट्यूबर दे रहे, अगर सारे यूट्यूबर दे रहे तो इसका मतलब ये थोड़ी भी वो राइट हो जाएंगे। ठीक है, अगर सारे झूठ बोल रहे तो झूठ को सच मान लेना है क्या? तो खैर 100% तो नहीं दे रहे होंगे, कुछ तो सही भी दे रहे होंगे, लेकिन उन्होंने जो चैनल देखे वो तो दे रहे थे, ये बात सही है। ठीक है, तो अब उन्होंने इस पे ध्यान नहीं दिया, ये वैसे क्या है, ये तो कोई काम करता नहीं है, ये तो कोई डूअर होता नहीं है। ठीक है, ये बाय लिखा हुआ है, प्रेपोजिशन है, और इसका जो इस प्रेपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट बना रखा है वो डूअर है। तो यहाँ से भी हमें पता चल रहा है कि ये सेंटेंस क्या है, पैसिव है। तो हमारा क्या आना था आंसर, ये वाला आना था। तो ये पहचान स्टूडेंटों को होती नहीं है। जब एक्टिव पैसिव करते हैं तो वो हर बार चेंज दे देते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन जो डाले होते हैं उन्होंने, उससे थोड़े अलग क्वेश्चन तो डालेंगे ही, वो 40-50% अलग क्वेश्चन डालते हैं, सेम पैटर्न पे तो डालते नहीं है। ठीक है, अगर पिछली बारी वाले ही डाल दिए उन्होंने क्वेश्चन, तब तो सारे रट्टा मार के सही लगा के आ जाएंगे। तो ये ध्यान देने वाली बात है, जब पैसिव बनाते हैं हम, तो पैसिव का जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो नॉन डूअर होता है। एक बात तो ये, हालांकि इसी बात से भी पता नहीं चलता, बहुत सारी चीज़ें याद रखनी होती है, बहुत सारी चीज़ें इसमें करनी पड़ेगी आपको, तब आपको पता चलेगा। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया अभी, प्रेपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होगा वो डूअर होगा, कहीं किसी में तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं, वहाँ पे हम स्ट्रक्चर से आइडिया लगा लेंगे। ठीक है, तो एक्टिव का जो स्ट्रक्चर है वो मैंने चार्ट बना दिया आपको टेंस का, वो आप उसमें पढ़ लेना भी। प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, 12 के 12 टेंस में वर्ब हम कैसे लगाते हैं। ठीक है, लेकिन पैसिव में अलग बात होती है। तो सबसे पहले आ जाओ इस पे, स्ट्रक्चर पे। बच्चों को स्ट्रक्चर ही पता नहीं होता, गलतियां वहाँ से भी होती है। देखो स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर हमारा होना चाहिए बी की फॉर्म, बी की फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म। ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना पड़ेगा, ये स्ट्रक्चर चाहिए ही चाहिए हर एक पैसिव में। और पैसिव तो 8 के ही बनाए जाते हैं, 8 टेंस के ही पैसिव बनाए जा सकते हैं, 4 के तो बनेंगे नहीं, ना फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का बनेगा, ना परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाले तीनों बनेंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाले तीनों भी बनेंगे नहीं। अब बी की फॉर्म तो मैंने टेंस में आपको बार बार करवा रहे कि बी की फॉर्म क्या होती है। बी की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है एज,
एम और आर, ये आपका फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म जो है वो क्या है आपका वॉज वर। थर्ड फॉर्म जो है वो आपका क्या है बीन। और कॉन्टीन्यूस जो फॉर्म है वो आपका बीइंग है। ये कॉन्टीन्यूस फॉर्म आ गई। कॉन्टीन्यूस फॉर्म क्या आ गई आपका बीइंग। तो बी की फॉर्म होनी चाहिए। अब कई बार मेरे पास बच्चे बोलते तो सर इस तरह की बी वॉज बीन, भाई वो शॉर्ट में बोल रहे हैं, खाली बी बोल रहे हैं या बी वॉज और बीन। ये जो बी की फॉर्म लिखते हैं ना, ये भी बच्चों को अच्छे से पता नहीं होती। तो इससे हमें ये पता चलता है, ठीक है ना, इससे हमें ये पता चलता है कि स्कूल में क्या है रट्टा मरवाया जाता है, बच्चों को याद करने के लिए दिया जाता है। याद करने से आपका नहीं बनेगा भाई। अगर आप याद कर रहे हो चीज़ों को, नहीं बनेगा, कितना याद कर लोगे। और उन्होंने तो उसी समय आपको चेंज करके दे देना है, उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्योंकि जब आपको सब्जेक्ट का नहीं पता, ऑब्जेक्ट का नहीं पता, सब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं पता, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं पता, पैसिव का स्ट्रक्चर नहीं आपको पता, ठीक है। दूसरी बात आपने क्या याद रखना है, नो चेंज इन टेंस, नो चेंज इन टेंस। ये बातें आपको याद रखनी है। अब जैसे मैंने यहां पे लिख दिया ही buys books, he buys books, वो किताबें खरीदता है। तो क्या आ जाएगा बुक्स। अब देखो ये टेंस आपका कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, फर्स्ट फॉर्म लगी है, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हमें बी की फॉर्म तो लगानी और थर्ड फॉर्म भी लगानी है। तो बी की फॉर्म हम इनमें से लगा देंगे क्योंकि ये प्रेजेंट टाइम को शो करेगा। वजबर हम लगा नहीं सकते क्योंकि वजबर तो पास्ट टाइम को शो करेगा। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, बुक्स आर बॉट बाय हिम। अब देखो एक सेंटेंस में और दे देता हूं, ही बॉट अ कार। अब यहां पे कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। तो टेंस आपका कौन सा होगा, पास्ट इंडेफिनिट। भाई टेंस वाली वीडियो देख ले, ठीक है, उसको देख ले, बार बार देखें, पहले आइडेंटिफिकेशन वाला पार्ट क्लियर चाहिए। क्योंकि हमारे साथ दिक्कत ये है, नॉर्थ इंडिया वालों के साथ दिक्कत ये है कि हम हिंदी पहले इंग्लिश पढ़ेंगे फिर उसकी हिंदी बनाएंगे तब जाकर टेंस बोलेंगे। डायरेक्ट बोलना सीखो। यहाँ पे सेकंड फॉर्म है तो ये क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, बात खत्म। तो आपका यहाँ पे क्या है, ये ऑब्जेक्ट आ गया, ये आपका सब्जेक्ट आ गया। तो ऑब्जेक्ट का क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। अ कार, देखो कार के साथ यहाँ पे क्या लगेगा, सेकंड फॉर्म लगेगी वज और वर में से, ठीक है। तो कार सिंगुलर है इस वजह से हम वज लगा रहे हैं, कार वज बॉट बाय हिम। तो बॉट ही सेकंड फॉर्म होती है, बॉट ही थर्ड फॉर्म भी होती है, तो ये थर्ड फॉर्म है यहाँ पे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या आ गया, बी की फॉर्म और थर्ड फॉर्म। स्ट्रक्चर का मेनली आपने याद रखना है, अगर स्ट्रक्चर से ही पता चलेगा। नहीं तो उन्होंने अगर आपको क्या दे दिया, अगर आपको उन्होंने दे दिया चेंज द वॉइस, इस तरह दे दिया चेंज द वॉइस, और उन्होंने डाल दिया पैसिव वॉइस आपको, तो आपको यही पता नहीं चलेगा ये एक्टिव है या पैसिव है। सामने जो लिखा हुआ सेंटेंस है वो आपको पहले ही पता चल जाना चाहिए, एक्टिव है या पैसिव है, तभी पता चलेगा जब आपको स्ट्रक्चर याद होगा। आई बात समझ में या नहीं आई? अब देखो, अब मैं अभी आ गया विल और शैल। विल और शैल आते हैं मॉडल में, इनको वैसे टेंस बोलते भी नहीं है,
ठीक है, मॉडल में आ गए तो मॉडल के साथ आपकी हमेशा बी की फॉर्म लगेगी, क्योंकि बिल के बाद हम हमेशा बेस फॉर्म लगाते हैं, जो अपने टेंस में भी सीखा है। तो हम क्या लिख देंगे, अ पेन विल बी बॉट बाय हिम। और एक चीज मैंने और नोट की, बच्चे क्या है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में और कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया कार, ही डज नॉट बाय अ कार, वो कार नहीं खरीदता है। ठीक है, तो यहां तो बच्चा लिख भी लेगा अ कार, ये आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह आपका क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव से जब हम पैसिव बनाते हैं तो हम टॉपिक चेंज करते हैं। टॉपिक, सब्जेक्ट टॉपिक ही होता है बच्चा। सब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट वी टॉक अबाउट। सब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट वी टॉक अबाउट। जिसके जैसे यहाँ पर क्या है, कोई जैसे अमित कोई लड़का होगा तो उसके लिए हमने क्या बोल दिया, ही बोल दिया। ठीक है, तो हम यहाँ पे अमित पे बात करना चाह रहे हैं, भी अमित कार नहीं खरीदता है। सब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट वी टॉक अबाउट। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो होता है रिसिपिएंट ऑफ द वर्ब। ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, आपका रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्शन तो खैर हो ही नहीं रहा है, नॉट लगा हुआ है तो वो होगा नहीं, लेकिन अगर होता तो तब यहाँ पे जो है ना कार उसका रिसिपिएंट होता। तो रिसिपिएंट होता है, रिसीवर होता है एक्शन का ऑब्जेक्ट। तो आपका अकार, अब यहाँ पे बच्चा जो है ना डज में कंफ्यूज हो जाएगा। डज में कंफ्यूज इसलिए हो जाएगा, उसे लगेगा कि डज भी लगाना है। भाई डज हम यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं, डू डज ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, डू डज की जगह क्या लगा देंगे, इज एम आर। तो अकार है यहाँ पे तो इज लग जाएगा, इज नॉट बॉट बाय हिम। आधे बच्चे तो डज भी लगा देंगे और आगे इज भी लगा देंगे। डज के बाद तो ऐसे भी इज लगेगा नहीं। डज आपका हेल्पिंग वर्ब है, अगर आप मेन वर्ब लगा रहे हो आगे तो बेस फॉर्म में लगानी पड़ेगी। डज के बाद बी तो आ भी सकता है, चलो बेस फॉर्म जस्टिफाई भी कर सकते कुछ हद तक। ठीक है, डज के बाद हमेशा नहीं आएगा। डू डज के बाद जो हम लगाते हैं, डू डज के बाद जो हम टेंस में लगाते हैं वो बेस फॉर्म लगाते हैं या वर्ब की रूट फॉर्म लगाते हैं। चाहे आप उसे बेस फॉर्म बोल दो चाहे रूट फॉर्म बोल दो। ठीक है, सिंगुलर वर्ब तो आएगी ही आएगी नहीं। ये तो इज क्या है, इज सिंगुलर है, थर्ड पर्सन के लिए लगता है ये। अब इसी को ही अगर हम डज ही बाय अ कार अगर इंट्रोगेटिव बना देते, तब भी यहां पे भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते, क्योंकि समझते तो है नहीं। ठीक है ना, मेरे पास भी आएंगे इधर तो पहले बोलेंगे पहले आप करवाओ मेरे को। मैंने कहा पहले मैंने देखना है कि भी तुम पहले कैसे कर रहे हो, सुधार तो तभी आएगा ना बच्चा। ठीक है, दिक्कत ये है बच्चों के दिमाग में हमने डर बिठा दिया सीखने का, जाने अनजाने टीचरों ने या माँ बाप ने। तो अब देखो ये यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब आ गई। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया। तो ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बनेगा तो लिख दो यहाँ पे अकार कार। अब डज आएगा यहाँ पे, तो यहाँ तो बी की फॉर्म आ जाएगी। तो बी की फॉर्म क्या आ जाएगी, इज अ कार बॉट बाय हिम। अगर हम यहाँ पे पास में ले लेते, अगर हम डिड कर दें यहाँ पे, डिड ही बाय अ कार, तो हमें यहाँ पे हमारा यहाँ पे अकार है तो सेकंड फॉर्म आ जाएगी वज या वर्ब में से। तो हम क्या ले लेंगे, वज। आई बात समझ में या नहीं है। ठीक है, बी की फॉर्म और थर्ड फॉर्म का आपने याद रखना है। नो चेंज इन टेंस, टेंस में भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अब जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया ही इज टीचिंग मी। अब देखो,
अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मी। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या, ये सब्जेक्ट है आपका, तो सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाएगा, आई लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ही के लिए इज लगा हुआ था, अब यहाँ पे आई सब्जेक्ट बन गया, तो क्या लग जाएगा, एम। अब यहाँ पे बच्चा क्या है, कई बारी बीइंग लगा देगा, कई बारी बीन लगा देगा, मतलब उसको यही पता नहीं बीन बीन, और उसने याद कर रखा है भी ये इसमें से कुछ लगना है, ठीक है भाई। यहाँ पे कॉन्टिन्यूस बना रहे हैं हम। अगर आप बीइंग लगा दोगे तो आपका कॉन्टिन्यूस कैसे बनेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कैसे बनेगा। टेंस तो फिर भी बनना चाहिए ना, नो चेंज इन टेंस लिखा हुआ है, टेंस तो सेम बनना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ वर्ब की कॉन्टिन्यूस फॉर्म है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है ये, तो इसकी जगह हम प्रेजेंट बोल देंगे, इसकी जगह कॉन्टिन्यूस बोल देंगे। तो नीचे तो बोल नहीं पाएंगे, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कैसे बोल पाएंगे। यहाँ तो प्रेजेंट बोल भी सकते हैं हम, लेकिन यहाँ तो बोल नहीं पाएंगे, ये तो थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म की जगह तो हम ज़्यादा से ज़्यादा परफेक्ट बोल सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीइंग आ जाएगा, बीइंग taught by him। तो एक बात और ध्यान रखना है आपने, जो हमेशा एक्टिव का जो सब्जेक्ट होता है ना, वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है। अब किसी केस में अगर ऑब्जेक्ट हमने ड्रॉप कर देते हैं वो अलग केस है, लेकिन जब हम सब्जेक्ट हमें जब लेना है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट लेना है, तो उसमें तो आपका प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो कई बार टीचर जो है ना जाने अनजाने क्या बता देते हैं, भाई ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बनेगा और सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट बनेगा। नहीं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, ये ध्यान रख लेना है। प्रेपोजिशन लगानी पड़ेगी, नहीं तो फिर आप गलती कर जाओगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, ही laughed at her। लाफ ऐसे इंट्रांजिटिव वर्ब होती है लाफ ना, तभी यहाँ पे, लेकिन ये ध्यान रख लेना, लाफ्ड एट ये फ्रेजल वर्ब है ये। ही लाफ्ड एट हर, तो हम क्या लिख देंगे, शी वॉज लाफ्ड एट। अब यहाँ पे बच्चा क्या लगा देगा, सीधा हिम लिख देगा यहाँ पे। क्यों लिख देगा, क्योंकि उसको ये तो पता है नहीं सब्जेक्ट प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, तो वो लगाएगा नहीं, वो सोचेगा कि हाँ यहाँ लिखा तो है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रख लेना, ये फ्रेजल वर्ब है। लाफ्ड एट का मतलब होता है खिल्ली उड़ाना। जैसे हमारा लुक इनटू, लुक फॉर होता है ढूंढना, तो ये फ्रेजल वर्ब है। तो ये ड्रॉप नहीं करनी है, ये फ्रेजल वर्ब के साथ जो प्रेपोजिशन लगी है या एडवर्ब लगी है। तो हमारा क्या आएगा, बाय हिम। तो ये ही जो है ना, ये इस काम का डूबर है, तो इसीलिए बाय हिम आएगा ही आएगा। तो ये चक्कर होता है, क्योंकि जब हम यहाँ चीज बोलते हैं ये सोचता कोई नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है। भाई फर्क पड़ता है, फर्क पड़ेगा। जो हम बातें बोलते हैं उसका फर्क पड़ता है। चलो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को दे देते एक, लो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का दे देते हैं। हिज फ्रेंड्स आर लुकिंग फॉर हिज फ्रेंड्स आर लुकिंग फॉर देम। एवरीवेयर। उनके दोस्त उनको जो है ना हर जगह ढूंढ रहे थे, उनके दोस्त उनको हर जगह ढूंढ रहे थे। तो अब देखो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आ गया। टेंस कौन सा है आपका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लुकिंग फॉर। लुकिंग फॉर क्या होता है, लुकिंग फॉर होता है सर्च करना, ढूंढना, ठीक है। देम, तो हमारा क्या है, लुकिंग फॉर होम, तो क्या आ जाएगा, देम। देम हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो क्या यहाँ क्या बन जाएगा, दे आर।
लुकिंग फॉर। They are looking for by his friends everywhere. ओ भाई गलती कर दी। They are being looking for। ठीक है, तो being तो लगना ही लगना ना, तभी तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बोल पाएंगे। They are being looked for। ठीक है, थर्ड फॉर्म तो आनी ही आनी है, ये तो हमने यहाँ पे मेंशन किया है पहले। दे आर बीइंग लुक्ड फॉर बाय हिज फ्रेंड्स एवरीवेयर। कई बार बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, भी एवरीवेयर पहले लगाएं ये बाद में लगाएं। जब पहले लगाओ चाहे बाद में लगाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कई जगह फर्क पड़ भी सकता है, तो आपने कोशिश ये करनी है कि जो ये एवरीवेयर है ना, ये क्या है, एडवर्ब है, तो इसको बाद में ही लिखा करो। ठीक है ना, अगर खुद बनाना है ना आपने बाद में ही लिखा करो, नहीं तो अगर स्टार्टिंग में भी लगा होगा, ठीक है ना। तो अगर दो दे रखे, पहले वाला भी दे रखा, बाद वाला भी दे रखा, तो बाद वाला प्रेफर कर लेना, उसमें क्या है। एडवर्ब तो ऐसे भी या तो मिडल में लगती है, या लास्ट में लगती है, या स्टार्टिंग में लगती है एडवर्ब। एडवर्ब क्या है, या तो स्टार्टिंग में लगेगी, या मिडल में लगेगी, या एंड में लगती है, जो इसकी पोजीशन होती है ना। तो ये ध्यान रख लेना, बाद वाले प्रेफर किया करो। ठीक है, तो इतना, या तो चाहे आप पहले लिख दोगे चाहे बाद में लिख दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, राइट हो जाएगा दोनों केस में। लेकिन किसी केस में हो सकता है फर्क पड़ भी जाए, तो आपने कोशिश ये रखनी है, अगर एडवर्ब है तो आप बाद में लिख लो, क्या दिक्कत है। तो हमेशा हम क्या लिखते हैं, जैसे एक एग्जांपल दे देता हूं मैं तुम्हारे को। हमारा क्या आ जाएगा, अस यहाँ पे ऑब्जेक्ट है आपका, तो हम क्या लिख देंगे, वी आर बीइंग टॉट बाय देम। तो हमेशा ध्यान रख लेना, अगर बी और बीइंग में कंफ्यूज हो गए तो ऊपर देख लिया करो, आर के बाद क्या लगा हुआ है, आईएनजी फॉर्म लगी, तो यहाँ पे सेम पैटर्न चलेगा। ठीक है, तो बी की फॉर्म आ गई, ये बी की फॉर्म आ गई, और आगे क्या आ गई, थर्ड फॉर्म आ गई। इसमें तो बी की फॉर्म खैर दोनों ही हैं। अब कई बार क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, आर दे आर दे ऐसे लिख लो, इज शी टीचिंग देम। तो ये आपका सब्जेक्ट आ गया, ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे देम लिखा हुआ है, तो हमारा क्या आ जाएगा, दे। तो यहाँ हमें क्या लिखना पड़ेगा, आर दे बीइंग टॉट बाय। अब ये प्रेपोजिशन आ गई, अब जो है ना, ये जो सब्जेक्ट है आपका, ये इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा।
लो, अब एक जो है ना पास्ट कॉन्टिन्यूस का भी दे देता हूं। अब पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होगा, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, दे। तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, वर। तो वज नहीं हम लगा पाएंगे, वर दे बीइंग टॉट, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट होती है, टॉट बाय हिम, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो ऊपले वाले सेंटेंस पे फोकस रखा करो, ऊपर क्या बना हुआ है नीचे क्या बना हुआ है, याद करने पे फोकस नहीं रखा करो। मैंने यहाँ पे भी कई बार जो है ना मैं देता हूँ बच्चे को भी ये वाला बनाओ, तो वो क्या ऊपले वाले देख के निचले वाला गलत बना देते हैं, क्योंकि ऊपर मैंने कुछ और दिया होता है, नीचे कुछ और दिया होता है। मैं ये चीज़ चेक करना चाहता हूँ ये कैसे बनाते हैं। ये वही सोच समझ के बनाओ, चीज़ों को अंडरस्टैंड करो पहले। और एक्टिव पैसिव में तो फ्री के नंबर हैं, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट में फ्री के नंबर है ये सारे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस बनेगा नहीं भाई, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस नहीं बनेगा, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाले भी आगे बनेंगे नहीं, ठीक है। एक बार मैंने यहाँ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस दे भी दिया था, बच्चे बनाने लग गए थे मैंने बोला नहीं भाई ये नहीं है, और फिर मैंने फिर दिया, सम टाइम बाद मैंने फिर दिया बनाने के लिए, फिर बच्चे बनाने लग गए। भैया आपको अगर आपको आ भी गया वहाँ पे तो नहीं बनेगा उसका। अब देखो यहाँ पे हैज़ के बाद जब बच्चा लगाएगा ना, उसे पता है कि या तो बीइंग आना है या बीन आना है, इतना उसे याद है। ये मैंने देखा है, कभी बच्चा बीइंग लगा रहा है कभी बीन लगा रहा है। अभी हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म आएगी, पहले ये याद कर लो। टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब लगती है, किस हेल्पिंग वर्ब के बाद कौन सी वर्ब आती है। देखो सब्जेक्ट को देख के जो है ना आपका फर्स्ट वर्ब लगेगी, उसके बाद फर्स्ट वर्ब को देख के सेकंड वर्ब लगेगी, उसके बाद सेकंड वर्ब को देख के थर्ड वर्ब लगेगी। ये है, अभी बताता हूँ, जरा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, बच्चा गलती कैसे करता है। हैज़, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीन बॉट बाय हिम। लो एक सेंटेंस दे देता हूँ वाई से, वाई हैव दे बॉट अ पेन। तो यहाँ पे वाई तो वाई का ही आएगा, ये तो रीजन के लिए होते हैं ना, एडवर्ब होती है रीजन के लिए होती है वाई, ठीक है। ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पे, कई बार बच्चा क्या है यहाँ पेन लिख देगा सीधा, भाई यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगेगी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब एक होनी ही होनी चाहिए, ये मैंडेटरी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब अगर मैं यहाँ अब पेन लिख दूँ तो हैव जो लगा वो तो दे के लिए लगा है, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, हैज़ बीन बॉट बाय देम। ठीक है। इसी तरह पास्ट परफेक्ट में तो आपका हैड लगना है खाली। अगर सपोज दैट मैं यहाँ पे हैड लिख दूँ, हैड हैड,
तो हमारा क्या है, तब तो हैड तो हेल्पिंग वर्ब एक ही है, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब एक ही है, हैड ही, तो इसमें हमें देखना नहीं होता। लेकिन प्रेजेंट वाले में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, दो दो होती है। प्रेजेंट वाले में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, दो दो होती है। तो बल्कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में तीन है, तो इसमें थोड़ा ध्यान रखने वाली बातें होती है। ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट जो होता है ना, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, लो, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, शी विल हैव बीन टॉट बाय हिम। अब देखो, अगर यही सेंटेंस मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं, लो, वाई विल दे हैव टॉट हिम। अब बच्चा क्या है, और यहाँ तो ठीक भी करेगा, वाई लगा देगा। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हिम लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे विल लिख देगा, और फिर यहाँ पे क्या लिख देगा, ही लिख देगा, वाई विल ही। अब बच्चा यहाँ पे हैव लिखा हुआ है ना, जो ही को देख के बच्चा यहाँ पे हैज लगा देगा, हैज बीन टॉट बाय देम, बाय देम। अब देखो यहां बच्चा गलती करता है, वही यहां पे दे को देख के विल लगा है, ना कि दे को देख के हैव लगा है। ये विल को देख के हैव लगा है, विल के बाद बेस फॉर्म आती है। फर्स्ट वर्ब जो लगी है ये सब्जेक्ट को देख के लगी है। सेकंड वर्ब जो लगी है ये फर्स्ट को देख के लगी है, और सेकंड को देख के थर्ड लगी है। यहां पे मोस्टली जो है ना, मैंने टीचर भी देखे यहां पे कंफ्यूज होते हुए। तो यहाँ पे हैज नहीं आना है, यहाँ पे क्या आना है, विल ही, क्योंकि इस सब्जेक्ट को देख के हमने विल लगा रखा है। पहली वर्ब सब्जेक्ट को देख के हमेशा पहली वर्ब लगेगी, दूसरी नहीं लगेगी। दूसरी इसको देख के लगेगी, विल को देख के लगेगी, तो विल के बाद बेस फॉर्म आती है, तो हमें हैव लिखना पड़ेगा। हैव बेस फॉर्म होती है। आई बात समझ में या नहीं है, इस पे ध्यान देना। देखो वीडियो को बार बार देखा करो, वीडियो को बार बार देखो। एक बार के देखने से जो है ना चीज़ें समझ में नहीं आती। जब आप चीज़ें बार बार देखोगे तब जाके पता चलेगा। सेंटेंस और दे देता हूँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का दे देता हूँ। लो, दे वर कुकिंग द फूड इन घी। घी तो आपको पता है ना, घी घी होता है, अभी ये ध्यान रख लेना। घी जो है ना, ये घी घी होता है। घी उन्होंने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी घी लिखा है। दे वर कुकिंग द फूड इन घी। तो क्या आ जाएगा, कुकिंग का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है ना वो क्या है, द फूड, द फूड।
द फूड वॉज बींग कुकड इन घी बाय देम। एक बारी उन्होंने सेंटेंस डाला था, पीछे अभी डाला था ये वाला, ये भी मैक्सिमम बच्चे गलत करके आए थे। ये वाला क्वेश्चन डाला था उन्होंने, वन शुड, ये मॉडल वाला था, तो मॉडल के साथ बेस फॉर्म लग जाती है बी, कीप वंस, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। मेरे को ध्यान नहीं, प्रॉमिस होगा चाहे ड्यूटी होगा, वन शुड कीप वंस ड्यूटी, ठीक है। तो इसमें भी जो है ना बच्चे जो है ना काफ़ी, मोस्टली बच्चों का ये रॉन्ग था। देखो ये जो वंस लगाया हुआ है ना हमने, ये पॉजेसिव लगाया रखा है, ये हम तभी लगा सकते हैं अगर वन ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। तो वंस आप यहाँ पे लगा नहीं पाओगे, वंस प्रॉमिस, ठीक है। तो इस तरह लिखना पड़ेगा, अ प्रॉमिस शुड बी केप्ट, अ प्रॉमिस शुड बी केप्ट, वादा निभाना चाहिए। देखो प्रॉमिस जो होता है ना, प्रॉमिस क्या होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, और जितने भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं ना, तो उनको हम ऐसे नहीं लिख सकते, प्रॉमिस शुड बी कीप हम ऐसे लिख नहीं पाएंगे, तो हमें ए लिखना ही लिखना पड़ेगा, इसको डिटरमाइन करना पड़ेगा। या फिर हम ऐसे तो लिख भी सकते हैं, promises should be kept, promises should be kept, वादे निभाने चाहिए। आई बात समझ में नहीं है? अब जो ये सिंगुलर काउंटेबल, ये मैंने आर्टिकल में आपको समझा रखा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा उसे डिटरमाइन करना ही करना पड़ता है। सिंगुलर जो काउंटेबल नाउन होते हैं उन्हें हमें क्या करना पड़ता है, डिटरमाइन करना ही करना पड़ता है। यानी कि डिटरमाइन का मतलब क्या है, ए एन द, या फिर जैसे माई वगैरह, ये लगाना ही लगाना पड़ेगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है। हालांकि कुछ केसेस जैसे भी है जो नहीं भी लगाया जाता है, जैसे मैं आपको बता दूं, अगर जैसे टाइटल वगैरह होते हैं, जैसे मैं आपको लिख दूं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, ही वॉज इलेक्टेड चेयरमैन, तो चेयरमैन क्या है, ये एक टाइटल है, चेयरमैन एक टाइटल है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, ही इज इलेक्टेड सीएम, तो ये चेयरमैन हो गया, सीएम हो गया, ये टाइटल्स होते हैं, तो इनके साथ जो ना, हालांकि है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन, लेकिन इनके साथ लग नहीं, क्योंकि ये टाइटल्स होते हैं, ठीक है। ये वेल नोन होती है ना चीज़ें, तो ही वॉज इलेक्टेड चेयरमैन। तो जैसे आप देखते होंगे ना, आपका जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आई ईट ब्रेकफास्ट, तो मील्स वगैरह के साथ भी जो है ना हम, मील्स वगैरह के साथ भी हम जो है ना क्या है, मील्स वगैरह के साथ भी हम नहीं लगाते, ठीक है। आई ईट ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट के साथ इसको डिटरमाइन करने की जरूरत नहीं, भला ये सिंगुलर काउंटेबल है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम डिटरमाइन नहीं करते, जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, तो अगर सेम पर्पज़ के लिए जा रहा है ना, देखो स्कूल जो जाता है तो सेम पर्पज़ के लिए जा रहा है, तो वहाँ पे भी डिटरमाइन करने की ज़रूरत होती नहीं है। ही इज़ गोइंग टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल जा रहा है वो, तो या तो इलाज करवाने जा रहा होगा या वहाँ जॉब करता होगा, तो जिस पर्पज़ के लिए वो बनना होता है उसी पर्पज़ के लिए अगर आप बंदा जा रहा है तो हमें डिटरमाइन करने की ज़रूरत होती नहीं है उनको, क्योंकि वो हमारे डेस्टिनेशन होते हैं। जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पे, आई एम गोइंग टू यूएसए, तो यूएसए हमारा डेस्टिनेशन है, तो इसलिए जो है ना उसके साथ नहीं हम लगाते।
एक और दे देता हूँ परफेक्ट में, यू कुड हैव डन दिस जॉब मच बेटर। यू कुड हैव डन दिस जॉब मच बेटर, कहने का मतलब वो और बेटर तरीके से कर सकता था इसको, जॉब को, जो उसने किया नहीं। यू कुड हैव डन दिस जॉब मच बेटर। तो हम क्या लिख देंगे, दिस जॉब कुड हैव, देखो परफेक्ट है तो आपको पता है ये बी की फॉर्म बीन आ जाएगी, बीन डन, दिस जॉब कुड हैव बीन डन मच बेटर। दिस जॉब कुड हैव बीन डन मच बेटर। यू रहने, बाय यू रहने ही देना, इसको ड्रॉप कर दो, जरूरत नहीं है यहाँ पे। दिस जॉब कुड हैव बीन डन मच बेटर। तो ये जो आपका एक्टिव से जो पैसिव बनाते हैं हम, तो हमारा जो ना पैसिव में क्या होता है, मेन एक्शन पे फोकस होता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, द लंच इज रेडी। लंच इज कुक्ड। वे लंच जो है ना बना लिया है। समझ गए ना। तो हमारा क्या होता है, मेन फोकस इस पे होता है, एक्शन पे होता है। लो एक सेंटेंस और दे देता हूं, वुड यू रिपेयर द कार। तो ये आपका सब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट ले आओ इधर। वुड तो सेम ही आ जाएगा, वुड द कार बी रिपेयर्ड बाय यू। तो आपने हमेशा स्ट्रक्चर का ध्यान रखना है, ठीक है। मॉडल के बाद क्या आएगा, बी की फॉर्म आ जाएगी और थर्ड फॉर्म आ जाएगी। आई बात समझ में है नहीं है। आज मैंने काफ़ी सारे डिस्कस किए, काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की है आज मैंने, ठीक है। तो आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसमें जो है ना आपका WH फैमिली के भी करवा दूंगा, फिर आपको ना WH फैमिली के करवा दूंगा, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंस करवा दूंगा, ठीक है। इम्पेरेटिव भी आसान ही होते हैं, ठीक है। तो एक तो आपने ये ध्यान रखना है, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस वाले बनते नहीं हैं। फ्यूचर कॉन्टीन्यूस और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस वाले सारे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, वो तो बनेंगे ही बनेंगे। नहीं तो 4 के तो बनाने ही नहीं, 8 के बनाने हैं आपने, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफ़ी।